गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कलम सिविल सर्विस। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें। जो भी साथी हमारे साथ चैनल से पहली बार जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथियों, आप कमेंट भी कर दिया करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अपने शुरुआत करते हैं कल के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के रिवीजन से। दोस्तों, कल हमने जो पढ़ा था उनका अपन जल्दी से उनका रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा कल हमने क्या क्या पढ़ा था। ऑस्कर 2023 के लिए चुनी गई विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स। अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। केकेसीएल ने भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में बीसीसीआई के साथ करी भागीदारी। भारत पनामा के राजनयिक प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। दिल्ली 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर। भारत पनामा ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो खेल जो लीग 3 चरणों में होगा। दोस्तों, ये पंजाब में होने वाला, आपको ध्यान रखिएगा, पंजाब में होगा ये। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, जापान ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। हॉकी वाली सरपंच ने राजस्थान के गांव में किसानों को मजबूत करने के लिए नाबार्ड के साथ किया समझौता। इसरो द्वारा लॉन्च की जाने वाली 750 स्कूली लड़कियों द्वारा बनाया गया स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह। मित्रों, आगे देखिएगा, अनुराग कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022, ई नेम ने प्लेटिनम अवार्ड जीता। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस जनवरी 11। सूर्य कुमार टी20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बने बल्लेबाज। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023, आरआर के नथु नाटू ने जीता बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड। गोल्डन ग्लोब्स विनर्स 2023 की दोस्तों घोषणा कर दी गई है। अब देखिएगा, जो ये थे हमारे जो कल हमने क्लास में पढ़े थे दोस्तों, उनका हमने थोड़ा सा रिवीजन किया है आज। और कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आप आज डिस्कस करेंगे। नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप है दोस्तों प्रहरी। कौन सा ऐप है? प्रहरी ऐप। आपको ध्यान में बताना चाहिए। प्रहरी ऐप किसने लॉन्च किया है, ये बताना आपको। प्रहरी ऐप किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू। तो देखिएगा दोस्तों, जो प्रहरी ऐप है वो अमित शाह ने किया है दोस्तों। किसने किया है? अमित शाह ने लॉन्च किया है दोस्तों। अब ये प्रहरी ऐप है क्या, जो बीएसएफ के जवान वगैरह जो भी हैं दोस्तों, अधिकारी वगैरह, ये क्या करेंगे, इनको इस ऐप के माध्यम से जो भी योजनाएं होती है, जो भी इनको प्रॉफिट है, जो भी कोई बीमा है या कुछ और है, उनकी जानकारी इस ऐप पे उनको आसानी से मिल पाएगी। यदि कोई बैंक है, कोई लोन वगैरह प्रोवाइड करवाता है, तो उसकी भी जानकारी इस प्रहरी ऐप के माध्यम से उनको मिल पाएगी। ये अच्छी ऐप है दोस्तों, जो कि अमित शाह ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। और एक बात और बता देता हूँ बीएसएफ के बारे में, आपको ध्यान में होना चाहिए। बीएसएफ की स्थापना होती है दोस्तों 1965 में। कब होती है? 1965 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है फिलहाल वर्तमान में दोस्तों कहाँ पर है? हाँ जी, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। इसकी जो वाहिनी है 200, लगभग 200 बटालियन इसकी बटालियन है दोस्तों। कितनी है? 200 बटालियन इसकी है। और ये मुख्यतः वैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर अपनी निगरानी करती है दोस्तों। किस पे करती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर ये अपनी तैनाती दोस्तों, इनकी तैनाती कहाँ पर है? बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर इनकी तैनाती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले में जय हिंद जय न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का किया उद्घाटन। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, अमित शाह ने जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का किया उद्घाटन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किले पर जय हिंद शीर्षक से लाइट एंड साउंड शो का किया उद्घाटन। आगे देखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक के भारत के इतिहास और वीरता की नाटकीय प्रस्तुति दी जाएगी। इस कार्यक्रम को 3 हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें मराठा के उदय, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय सेना के उदय और आईएनए के प्रश्नों सहित भारत के इतिहास के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत किया जाएगा। मित्रों, आगे देखिएगा, उत्तराखंड के राज्यपाल ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। किस राज्य ने दी है? अब इसको मैं क्वेश्चन बनाऊं तो आप क्वेश्चन बन सकता है, 30% महिला आरक्षण विधेयक को किस राज्य ने मंजूरी दी है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इसका कैसे बना सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ जी, उत्तराखंड राज्य है जिसने 30% महिला आरक्षण को विधेयक को मंजूरी दी है। देखिएगा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में दोस्तों, किसमें, सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है मित्रों। इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा आरक्षण का लाभ उन्हीं सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका उत्तराखंड राज्य का अधिवास या डोमिसाइल है दोस्तों, मूल निवास होना चाहिए। कहाँ का, उत्तराखंड का होना चाहिए, ये कहना चाहता है। बेशक वे राज्य के बाहर किसी भी स्थान पर निवास क्यों न कर रहे हो, बाहर मजदूरी करने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन डोमेस्टिक उनका कहाँ होना चाहिए, उसी राज्य में होना चाहिए। राज्यपाल कौन है, देखेगा गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 को दोस्तों मंजूरी दे दी है। राजभवन से विधेयक को विधेयी विभाग भेज दिया गया है, जिसका गजट नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो जाएगा। आगे देखिएगा, बात करते हैं, बिहार सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया दोस्तों, जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। किसने किया है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, किसने किया है मित्रों, हाँ जी ये किया है बिहार ने जाति सर्वेक्षण। थोड़ा सा देखिएगा इसको, बिहार सरकार ने 7 जनवरी को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। बिहार सरकार ने इसी साल 2 जून को जाति का सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी दोस्तों। मंजूरी कब दी थी, हाँ जी 2 जून को दी थी। इस सर्वेक्षण में 12.7 करोड़ जनसंख्या, 2.8 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा, जो कि 31 मई को पूरा होगा। इसे जातिगत जनगणना नहीं कहा गया, लेकिन इसे जाति संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी। आगे देखेगा, जनजाति नृत्य महोत्सव 23 और 24 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित होगा दोस्तों। कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगा जनजातीय नृत्य। अब देखिएगा, गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 136वीं जयंती दोस्तों, कौन सी जयंती है, 136वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य, टैटू और जनजातीय नृत्य आदि शौर्य पराक्रम का आयोजित किया जाएगा। देखिएगा आगे, 2 दिवसीय उत्साह शस्त्र बलों की शक्ति और भारत की जनजातीय संस्कृति की जातीय सुंदरता का प्रदर्शन किया जाएगा दोस्तों। आगे देखिएगा, भारत और जापान वायु रक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त अभ्यास करेंगे दोस्तों। कौन सा करेंगे, वीर गार्जियन 2023। देखेगा, ये वायुसेना का अभ्यास है, किसका दोस्तों, वायुसेना का ये संयुक्त अभ्यास है भारत और जापान के अंदर दोस्तों, भारत और जापान के अंदर, विदेश के अंदर। ये देखिएगा, भारत और जापान के बीच वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के लिए जापान संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन दोस्तों, कौन सा है, वीर गार्जियन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये नाम आपके लिए, आयोजित करने के लिए तैयार है मित्रों। आगे देखेगा, ये एक्सरसाइज जापान के हयोकुरी एयरबेस में 12 जनवरी से 2023 से 26 जनवरी 2023 के बीच आयोजित होगी, जिसमें भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स भाग लेंगे दोस्तों। ये होगी कहाँ पर, ये होगी जापान में। आपको थोड़ा सा ध्यान में दिला देता हूँ, ये जापान में होगी दोस्तों। जापान में कहाँ होगी, हयाकुरी में, मतलब कहने का मतलब विदेश में होने वाली है दोस्तों, ठीक है, इंडिया के अंदर नहीं हो रही है एक्सरसाइज। संयुक्त अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय दल में 4 सुखोई MKI 2C-17 और एक IL-78 विमान शामिल हैं इसके अंदर, जबकि जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स 4 F-2 और 4 F-15 विमानों के साथ इसमें भाग लेगा। आगे देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट। सुखाई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी अवनी चतुर्वेदी दोस्तों। ये है आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट, अवनी चतुर्वेदी। सुखाई लड़ाकू विमान है दोस्तों, वो उड़ाने वाले भारत की पहली महिला पायलट बन चुकी है। अब बोलोगे सर ये तो आप गलत बता रहे हो। नहीं दोस्तों, ये गलत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये विदेश के अंदर हो रहा है, तो विदेश में पूछा आपसे ये क्वेश्चन बनता है, विदेश में ऐसी कौन सी महिला है जिसने सुखाई लड़ाकू विमान उड़ाया है, तो पहली महिला हो जाएगी अवनी चतुर्वेदी हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी, अवनी चतुर्वेदी आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा, अवनी चतुर्वेदी बता देता हूँ मैं, ये जो जोधपुर से दोस्तों एक, हाँ जी, जोधपुर से जो जाते हैं दोस्तों, आपका मिशन जाता है जोधपुर से जो जाते हैं, उनकी हिस्सा थी दोस्तों। कहाँ से थी, उनकी हिस्सा थी। देखिएगा, पूरी बात करेंगे अपने। भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट पहली बार देश के बाहर होने वाले हवाई युद्धाभ्यास के लिए भारतीय दल का हिस्सा होगी। आगे देखेगा, स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जो कि एक महिला फाइटर पायलट है और सुखोई 30 उड़ाती है दोस्तों। वह विदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय वॉर में शामिल होंगी। युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी भी शामिल होंगी और इतिहास रचेंगी। विदेशी धरती पर होने वाले किसी भी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली अवनी चतुर्वेदी देश की पहली महिला पायलट होंगी दोस्तों। एक्चुअली ये रहने वाली कहाँ की है, रहने वाली है MP की दोस्तों। इसने पढ़ाई करी है राजस्थान में, ठीक है साहब। और जोधपुर का जो एक दल था दोस्तों, उसके अंदर ये गई थी। जोधपुर से एक दल भेजा गया था हमारे जापान के अंदर इसी युद्ध अभ्यास के अंदर हिस्सा लेने के लिए, उसका एक ये हिस्सा है, याद रखिएगा।
जावेद अख्तर की किताब जादूनामा लॉन्च हुई दोस्तों। जादूनामा लॉन्च हो चुकी है, जो कि किसकी है? जावेद अख्तर की है। अरविंद मडलोई द्वारा अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई किताब जादूनामा का विमोचन किया गया है। बुक लॉन्च के मौके पर जावेद की पत्नी शबाना आजमी, दोस्तों कौन है? शबाना आजमी, जो देखिएगा है ना, शबाना आजमी, और बच्चे जोया और फरमान अख्तर मौजूद थे। फरमान की पत्नी और अभिनेत्री शिवानी दांडेकर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। जादूनामा एक लेखक, कवि, गीतकार और राजनीतिक कार्यक्रम के बारे में है दोस्तों। आगे देखिए, केंद्र सरकार उद्यमियों को एक वर्ष परियोजना को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में चुना गया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्यमों का वर्ष परियोजना को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है। उद्योगों का वर्ष का उद्देश्य दोस्तों क्या है? 1,00,000 उद्यमों का निर्माण करना, और इसने सफलतापूर्वक 1,18,509 उद्यमों का निर्माण किया है, ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है, जो उन्होंने सहकारी संघवाद को बढ़ावा और केंद्र राज्य के बीच संबंधों को सुचारू बनाने पर चर्चा करी है दोस्तों। आगे देखिएगा, नासा ने भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ एसी चरानिया को मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नामित किया। भारतीय अमेरिकी एयरस्पेस उद्योग विशेषज्ञ एसी चरानिया को अमेरिकी अंतरिक्ष नासा का नया मुख्य रूप प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया गया है दोस्तों। एसी चरानिया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मुख्यालय के प्रशासनिक बिल नेल्स के प्रधान सलाहकार के तौर पर सेवाएं देंगे दोस्तों। बता देता हूं आपको थोड़ा सा, नासा दोस्तों आपको पता ही है, हाँ जी, इसकी स्थापना होती है 1958 में दोस्तों। स्थापना कब होती है? 1958 में होती है। थोड़ा सा इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। आगे देखिए, किसान विकास पत्र अब 120 महीने में पैसा होगा आपका डबल दोस्तों। 120 महीने में पैसा हो जाएगा आपका डबल। देखिए कैसे होगा। किसान विकास पत्र खाता जमा पर वर्तमान ब्याज दर सालाना 7.2% है। संशोधित दर की घोषणा 30 दिसंबर को की गई थी। यह दर नए साल 2023 की पहली तिमाही में किए गए केवीपी जमा पर लागू होगी। केंद्र सरकार की तरफ से स्मॉल सेविंग पर मिलने वाले ब्याज की दरों में 1.10% का इजाफा किया गया है। इसी के तहत किसान विकास पत्र अब 7.20% की दर से ब्याज मिलेगा। इससे पहले योजना के तहत 7% ब्याज मिलता था। वहीं अब 123 महीने की जगह पर 120 महीने, मतलब 3 महीने थोड़े से कम लगेंगे और कुछ नहीं है दोस्तों, बस ठीक है। आगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे यहाँ से आगे। ऑस्ट्रेलिया में स्कूली छात्र जल्द सीखेंगे पंजाबी दोस्तों। कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में सीख रहे हैं पंजाबी। अब पंजाबी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सबसे नई भाषा बनने जा रही है। तो देखिएगा दोस्तों, वहाँ पे टीचर की वैकेंसी बनती है। यदि आप पंजाबी भाषा से बीएड वगैरह कर रखी है तो आप देखिएगा वहाँ पे जाके वीज़ा लगा के चले जाइएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री सू एलेरी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में छात्रों को पंजाबी पढ़ने का विकल्प दिया जाएगा, क्योंकि प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। फ्रांस के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से लिया संन्यास। कौन है कप्तान? ह्यूगो लोरिस दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फ्रांस के कप्तान है ये फुटबॉलर। फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने 37 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने यह फैसला 2022 फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल हारने के 3 हफ्ते के बाद लिया है दोस्तों। आपको पता है फ्रांस अर्जेंटीना से हार गई थी फाइनल के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा। लोरिस ने नवंबर 2008 में 21 वर्ष की उम्र में उरुग्वे के खिलाफ एक दोस्ताना मैच में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। ठीक है सब, आगे देखिएगा। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए वीएस होरार्ड मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए मंजूरी। डीएससी ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकास के तहत वीएस होरार्ड मिसाइल प्रणाली की खरीद को लेकर A1 को भी मंजूरी दी है। मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी पश्चिम पर हाल के घटनाक्रम के मद्देनजर प्रभावी वायु रक्षा हथियार प्रणालियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसे दुर्गम इलाकों और समुद्री क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा सकता है। आगे देखिएगा, रक्षा मंत्रालय ने 4,200 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को दी है मंजूरी। आपको तस्वीर में दिख रहा होगा दोस्तों, रक्षा मंत्री कौन है? हाँ जी, सही पहचान लिया आपने। देखिए, केंद्र सरकार ने चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC दोस्तों, वास्तविक सीमा रेखा बोलते हैं LSC है ना, लाइन एक्चुअल कंट्रोल।
पर सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने 4,276 करोड़ रुपए की लागत से हेलिना एंटी टैंक साइड मिसाइल समेत 3 खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें से 2 प्रस्ताव दल और थल, तीसरा नौसेना के लिए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद DAC ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दोस्तों आगे देखिएगा, चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.9% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी, विश्व बैंक। दोस्तों क्या कहता है विश्व बैंक, देखिएगा विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि 2023-24 में घटकर 6.6% ही रह जाएगी। इसके बावजूद भारत 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहा है। दोस्तों आगे देखिएगा, अदार पूनावाला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देश में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला की सराहना की है। दोस्तों आपको पता है कोविड-19 जो कि दोस्तों 2 साल तक हमारे देश के अंदर प्रभावी रहा था, बहुत कार्य इसके अंदर ठप हुए थे दोस्तों, जिसके अंदर आपको दवाइयाँ भी दी गई थी, इंजेक्शन लगे थे, उसकी बात चल रही है। फडणवीस ने भारतीय विद्यापीठ में भारतीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही है। दोस्तों आगे देखिएगा, नेशनल यूथ डे 2023 राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों ये राष्ट्रीय युवा दिवस अभी आज के दिन देखिएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी लगे हुए हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। अब ये क्यों मनाते हैं, इनकी तस्वीर क्यों लगी है, अपन थोड़ा सा 1 मिनट में पढ़ लेते हैं। देश में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद के जन्म को देखिएगा, जन्म को, ठीक है ना, जन्म को मनाया जाता है। आगे देखेगा, वही स्वामी विवेकानंद जो आज भी देश के लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत है और भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेतृत्वकर्ताओं में से एक है। दोस्तों जो भी आज के देश के जो युवा लोग हैं वो कैसा बनना चाहते हैं? वो बनना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद के नक्शे कदमों पे चलना चाहते हैं। दोस्तों भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेतृत्वकर्ताओं में से एक है। दोस्तों प्रतिवर्ष केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों से लेकर सामाजिक संगठन और रामकृष्ण मिशन के अनुयायी विवेकानंद जयंती बड़े सम्मान के साथ मनाते हैं। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की अनुयायी है दोस्तों, कौन है? विवेकानंद जी। देखिएगा आगे, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम भी ये भी है आपके लिए इंपॉर्टेंट। दोस्तों इस साल की थीम की, इस वर्ष नेशनल यूथ डे के लिए थीम है दोस्तों विकसित युवा विकसित भारत। दोस्तों युवा विकसित भारत। दोस्तों ये है इस राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम मित्रों। अब आगे देखिएगा, सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव IIT मद्रास में शुरू हुआ। IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर कामाकोटी ने कहा है कि छात्रों द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्यौहार सारंग 2023 आज से 15 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। आगे देखिएगा, श्रीलंका के सबरांगमुवा विश्वविद्यालय में से एक हिंदी पीठ स्थापित करने पर समझौता। विश्व हिंदी दिवस के अंतर्गत भारतीय उच्चायोग के श्रीलंका के सबरांगमुवा विश्वविद्यालय में से एक हिंदी पीठ स्थापित करने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिएगा आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, यूनान के अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय का निधन हो चुका है। किस देश के हैं? यूनान के पूर्व एवं अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का एथेंस के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो चुका है। कॉन्स्टेंटाइन 82 वर्ष के थे। दोस्तों कितने वर्ष के थे? 82 वर्ष के थे मित्रों। आगे देखेगा टुडे क्वेश्चन। दोस्तों आज का ये क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 के लिए निम्न में से कौन सी भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? ये आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन को देखिए आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। इसकी अपन डिस्कस करेंगे कल की करंट जीके में। दोस्तों कब करेंगे? हाँ जी 14 जनवरी के करंट जीके में इसकी अच्छे से विस्तार से डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो को PDF डाउनलोड करनी होती है तो आप हमारे चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके इसको ज्वाइन करिएगा और वीडियो के PDF भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद।